हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फाइट फॉर सक्सेस पर। जैसा कि पहले ही इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया गया है, यानी हिस्ट्री का पैटर्न के बारे में, हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों का पैटर्न के बारे में बता दिया गया क्लास 9 और 10 के। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 के हिस्ट्री का चैप्टर 6। टॉपिक है द सेकेंड वर्ल्ड वार एंड इट्स आफ्टर मैथ, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या होता है, कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वार होना होता है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। इसमें जो है फैसिज्म एंड नासिज्म वंस डेमोक्रेटिक आइडियल्स। तो पहला जो जंग होता है, तो जैसा कि हम लोग ने पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ था। हम लोग ये चैप्टर इसलिए लिए हैं कि ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि आप लोग ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ चुका होगा। इसलिए हम सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले जो हुआ था उसके बारे में लाए हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्टिंग कब हुआ था। द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्टिंग ये हुआ था आपको 1914 में 1914 में। और इसका एंड जो हुआ था एंड जो हुआ था 1918 यानी 1918 में इसका खात्मा हुआ था। तो हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर सेकेंड वर्ल्ड वार क्यों होता है, काहे होता है, किस लिए होता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जब ख़त्म होता है तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हो जाता है कि ये चीज़ आना आता है। तो सबसे पहले जो हम आज का टॉपिक्स पढ़ेंगे वो है फैसिज्म, नासिज्म वॉन्ट्स डेमोक्रेटिक आइडियाज़। इसका मतलब ये है कि फैसिज्म, नासिज्म और डेमोक्रेटिक क्या होता है। तो डेमोक्रेटिक और फैसिज्म और नासिज्म क्यों आता है। जैसा कि आपको पता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जिसमें माली भी नुकसान हुआ था और माली नुकसान के साथ साथ जो जानी नुकसान भी हुआ था, यानी बहुत सारा लोगों मर भी गए थे और बहुत सारे स्टेट जो कंट्री थे उसका माली नुकसानात हुआ था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो इसमें जो होता है जर्मनी का भी बहुत ज़्यादा नुकसानात होता है। तो इसमें जो होता है क्या कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो बहुत ज़्यादा नुकसानात होता है, तो इसलिए वो लोग चाहते हैं, वहाँ का अवाम चाहते हैं कि अब किसी तरह का कोई जंग ना हो, किसी तरह का कोई खून खराबा ना हो और ना ही कोई आपस में लड़े। इसलिए वो लोग चाहते हैं को डेमोक्रेटिक्स कायम हो, यानी जमहूरियत हुकूमत कायम हो। जमहूरियत हुकूमत कायम रहेगा तो अवाम के मुताबिक चला जाएगा, यानी अवाम के राय के मुताबिक ही ये हुकूमत चलेगा। इसलिए यहाँ पर डेमोक्रेटिक हुकूमत कायम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जर्मनी में सबसे पहले क्या होता है, जर्मनी में बगावत कायम हो जाता है। वहाँ पर से जो बगावत कायम होता है, डेमोक्रेटिक लाना लोग चाहते हैं और वहाँ से जो किंगशिप होता है उसको हटा दिया जाता है। जर्मनी में किंगशिप यानी शहनशाही हुकूमत, यानी बादशाहों की जो हुकूमत थी वहाँ से हटा दिया जाता है और वहाँ पर क्या हुकूमत कायम की जाती है, डेमोक्रेटिक यानी जमहूरियत का हुकूमत कायम की जाती है। जमहूरियत हुकूमत कायम होने से वहाँ के अवाम को बहुत सारा फ़ायदा हासिल होता है। लेकिन ये डेमोक्रेटिक ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाती है। ये डेमोक्रेटिक में ज़्यादा सुधार नहीं रहता है, ज़्यादा कानून अच्छे नहीं रहते। इस वजह से ये डेमोक्रेटिक भी जल्द ही ख़त्म होने का आसार रहता है। ये डेमोक्रेटिक में क्या होता है, बगावतें हो जाती है, जिसमें जो 2 यहूदी को मार दिया जाता है, जिसका नाम रहता है, एक का कार्ल लिबनचित और दूसरा जो नाम रहता है रोज लुक्सेमबर्ग
ये दोनों यहूदी रहते हैं, ये दोनों को कत्ल कर दिया जाता है और वहाँ पर अब दूसरा हुकूमत करने की कोशिश की जाती है। इसका ये असर होता है कि जब ये दोनों मर जाते हैं तो क्या होता है, हंगरी में भी बगावत हो जाते हैं। इसका असर, हंगरी का बगावत का असर सबसे ज़्यादा रूस पर पड़ता है। रूस में ज़्यादातर इलाकों में क्या होता है, बगावतें कायम हो जाती है, जिसमें से 3 स्टेट पर ज़्यादा बगावतें कायम होती है। उसमें हम देखते हैं कौन कौन सा था। पहला रहता है लातविया, दूसरा रहता है एस्तोनिया, तीसरा जो रहता है अल्तुनिया। ये 3 इलाका जो रूस का पड़ता है, इसमें बहुत ज़्यादा बगावतें कायम हो जाते हैं। वहाँ का अवाम जो होते हैं, जो इनकलाबी होते हैं, वो बगावत करना शुरू कर देता है। तो अब हम देखेंगे कि ये 3 स्टेट के अलावा कहाँ कहाँ, इसके अलावा क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि यूरोप के अक्सर इलाके में बगावतें कायम हो जाती है। जर्मनी में तो शुरुआत होती है, लेकिन रूस के अक्सर इलाका में भी बगावतें हो जाती है और साथ ही साथ यूरोप के बिस्तर इलाके में, बहुत सारे इलाके में ये बगावतें कायम होने लगती है। अब इसमें क्या होता है कि जो अस्तराकी हुकूमत रहता है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगता है और एक हुकूमत बनता है जो तानाशाही हुकूमत। कौन सा हुकूमत बनता है? तानाशाही हुकूमत। ये जो तानाशाही हुकूमत है, दरअसल फैसिस्ट नाजिज्म से ही ताल्लुक़ रखता है, बिलोंग टू फैसिज्म एंड नाजिज्म। ये जो ताल्लुक़ रखता है फैसिस्ट और नाजिज्म से ही तानाशाही हुकूमत। तानाशाही हुकूमत जैसे ही काम होता है, वो डेमोक्रेटिक हुकूमत जो रहता है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगता है, आहिस्ता आहिस्ता उसका जवाल होने लगता है। तानाशाही हुकूमत जो ख़ास कर फैलता है वो 2 इलाका में ज़्यादा फैलता है। पहला जो रहता है इटली, इटली में जो हुकूमत कायम होता है उसका नाम रहता है फैसिज्म। और दूसरा जो रहता है कंट्री वो रहता है जर्मनी। इसमें कौन सा हुकूमत कायम होता है? इसमें हुकूमत जो कायम होता है वो नाजिज्म। ये दो जो हुकूमतें हैं ये बहुत तेज़ी से फैलती है। ये इतनी तेज़ी से यूरोप में फैलती है कि जो डेमोक्रेटिक रहता है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि जो डेमोक्रेटिक ख़त्म हो जाता है। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि इसमें फ़र्क, यानी फ़र्क देखेंगे हम लोग किसके, डिफरेंस बिटवीन फैसिज्म, नाजिज्म एंड डेमोक्रेटिक। ये इसमें फ़र्क क्या रहता है? जो डेमोक्रेटिक है वो एक अलग है और फैसिज्म और नाजिज्म एक तरह से दोनों एक ही तरह के रहता है, उसका कानून एक ही तरह के रहता है, जो लॉ रहता है, जो पॉलिसी अपनाया जाता है एक ही तरह का रहता है, लेकिन डेमोक्रेटिक जो रहता है वो अलग रहता है। तो इसमें फ़र्क क्या रहता है ये देखते हैं। पहला फ़र्क ये रहता है कि जो फैसिज्म और नाजिज्म का लोग रहते हैं इसमें पूरा आज़ादी हासिल नहीं रहता है। इसमें का जो अवाम है, जो पीपल है, उसे पूरा तरह के आज़ादी नहीं रहता है और ना ही पूरा तरह के इसे मसावत हासिल रहता है, यानी इक्वलिटीज़ बोलकर कोई चीज़ बराबरी तौर पर नहीं रहता है। और जो डेमोक्रेटिक का लोग रहते हैं उसे पूरा आज़ादी हासिल होता है, उसे आज़ाद रहने
जो दूसरा फर्क रहता है कि फैसिज्म के जो लोग होते हैं वो तानाशाही हुकूमत कहलाते हैं। फैसिज्म और नेशनलिज्म का जो लोग होते हैं वो तानाशाही हुकूमत कहलाते हैं, और जबकि जो पीपल वाला लोग रहते हैं वहाँ पर डेमोक्रेटिक यानी जमहूरियत हुकूमत कायम रहता है, यानी डेमोक्रेटिक हुकूमत कायम रहता है। तीसरा जो फर्क रहता है कि जो फैसिज्म और नासिज्म के लोग रहते हैं उसे पूरी तरह के आज़ादी हासिल नहीं रहता है, और उन्हें कहीं भी नहीं जा सकता है, कहीं भी कुछ नहीं कर सकता है। कोई भी अगर काम करना पड़े तो एक पावरफुल शख्स होता है, यानी फैसिज्म और नेशनलिज्म के अंदर एक पावरफुल पर्सन रहता है वो जो चाहेगा वो कानून बनाएगा, जो चाहेगा वो करेगा, वो जैसा चाहेगा वो करना चाहेगा वो कर सकता है क्योंकि उसका ताकत जो रहता है उसी के पास रहता है और ना कि उसके अवाम के पास। यानी जो फैसिज्म और नेशनलिज्म का जो पर्सन होता है यानी पीपल होते हैं उसे पूरी तरह के आज़ादी हासिल नहीं रहता है, और जबकि जो डेमोक्रेटिक का पर्सन रहता है उन्हें पूरी तरह के आज़ादी हासिल रहती है। उन्हें वो चाहे जहां भी जा सकता है, जो काम करना चाहे वो कर सकता है क्योंकि उन्हें आज़ादी हासिल है। और जो डेमोक्रेटिक लोग रहते हैं क्योंकि वो अपने हुकूमत खुद बनाते हैं इसलिए उसे हर तरह के आज़ादी हासिल रहते हैं, वो जहाँ जाए जा सकता है, किसी का परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। और नासिज्म और फैसिज्म का जो लोग रहता है उसे परमिशन लेना पड़ता है, उसे परमिशन मांगना पड़ता है जो पावरफुल पर्सन है। तो चौथा जो फर्क रहता है वो देखते हैं। जो चौथा फर्क रहता है कि फैसिज्म और नेशनलिज्म के जो लोग रहते हैं वो पहले देखते हैं कि जो डेमोक्रेटिक यानी डेमोक्रेटिक का जो लोग रहते हैं वो कानून का एहतराम करते हैं, यानी जो कानून रहता है वो अवाम का एहतराम करता है। यानी डेमोक्रेटिक का जो कानून रहता है वो अवाम के मुताबिक बनता है, अवाम जो चाहेगी वही कानून बनेगा, अवाम जो चाहेगी वही रूल और लॉ बनेगा, यानी उसी के मुताबिक, उसी के भलाई के लिए, उसी के फायदे के मुताबिक कानून बनाया जाता है। और जबकि फैसिज्म और नेशनलिज्म का जो लोग रहते हैं उन्हें उनके मुताबिक यानी अवाम के मुताबिक कोई भी कानून नहीं बनाया जाता है और कोई भी लॉ भी नहीं बनाया जाता है ताकि अवाम को फ़ायदा हासिल हो, ताकि अवाम उस पर चले तो अच्छा फ़ायदा हासिल हो। यानी जो पावरफुल पर्सन है जो चाहेगा वो कानून बना लेगा, जिस तरह का कानून चाहेगा बनाएगा और उसे अवाम को उस पर अमल करना होगा। अगर कोई शख्स ना करे, उस लॉ पर यानी कानून पर अमल ना करे तो उसे सज़ा दिया जाएगा, उसे तरह तरह के सज़ा भी दिया जा सकता है। और जबकि डेमोक्रेटिक में इस तरह का कोई बात नहीं रहता है। आगे हम लोग देखेंगे मैप के बारे में। हाँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये मैप है, किसका मैप है? यूरोप बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वार मैप, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले कैसा दुनिया था, यानी दुनिया में कौन कौन स्टेट मतलब बोला जाए कंट्री कौन कौन सा था। तो आप लोग देख सकते हैं जो सबसे बड़ा हिस्सा ये वाला पड़ता है ये जर्मनी का है, जर्मनी। यहाँ पर जर्मनी के जो ऊपर में था वो पड़ता था नॉर्वे, नॉर्वे का जस्ट बगल में है, नॉर्वे के जस्ट बगल में एक पड़ता है सूडान, और उसके बगल में फिनलैंड। अब देखा जाए कि जर्मनी जो है, जर्मनी के पहले पोलैंड जो था वो जर्मनी में था, लेकिन अब थोड़ा सा हट जाता है। ये किसका हिस्सा में चला जाता है? यूएसएसआर के हिस्से में चला जाता है, यहाँ पर पोलैंड। और यह जो बड़ा सा हिस्सा है यह है यूएसएसआर, यानी रसिया है, इसको यूएसएसआर बोला जाता था उस वक्त। और यहाँ पर जो है ऑस्ट्रिया पड़ता है, ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया है ना कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया है। यहाँ पर पड़ता है चेकोस्लोवाकिया, यहाँ पर चेकोस्लोवाकिया, यहाँ पर हंगरी है, हंगरी।
यहाँ पर हंगरी है, और इसके नीचे यानी ऑस्ट्रिया हंगरी, उसके नीचे यूगोस्लाविया पड़ता है, यूगोस्लाविया। यहाँ पर बल्गेरिया है, बल्गेरिया। यहाँ पर ये है ग्रीक, यहाँ पर तुर्की, ये है तुर्की। यहाँ पर हम आ जाएंगे तो देखेंगे ये क्या कौन सा पड़ता है, पुर्तगाल है, पुर्तगाल। ये है स्पेन, ये वाला हिस्सा जो पड़ता है ये इटली का है, इटली। यहाँ पर स्वीडन पड़ता है, सॉरी सूडान नहीं, स्विट्जरलैंड, ये वाला हिस्सा पड़ता है फ्रांस का, यहाँ पर ब्रिटेन, हाँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये वाला हिस्सा जो पड़ता है ये अल्बानिया पड़ता है, अल्बानिया। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये यूरोप का वो शहर है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले कैसा था, यानी कौन कौन सा हिस्सा कहाँ पड़ता है। तो ये हमारा आज के लिए यहीं तक रखते हैं, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। जैसा कि आप चाहते होंगे कि अगर सेकेंड पार्ट आए हमारा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें। जय हिंद।